डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में मैंने फाइलम एस्केलमेंथिस के क्लास नीमाटोडा का एक पैरासाइटिक वर्म एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के विषय में समझाया था। आज हम लोग दूसरे पैरासाइटिक वर्म की चर्चा करेंगे। सामान्यतः इसे फाइलेरिया वर्म कहा जाता है, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई है। इसकी खोज वुचरर और बैनक्रॉफ्टाई नाम के दो वैज्ञानिकों ने बर्ड के बॉडी कैविटी और ह्यूमन के हाइड्रोसील के अंदर किया था। उन्हीं दोनों के सम्मान में इसका नाम बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई पड़ा। एस्केरिस के विपरीत यह एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब कि एस्केरिस जहाँ डायरेक्टली कंटामिनेटेड सॉइल के कारण फैलता था, उसका कोई वेक्टर और सेकेंडरी होस्ट नहीं था। वह मोनोजेनेटिक पैरासाइट था। लेकिन इसके लाइफ साइकिल में दो तरह के होस्ट होंगे। ह्यूमन या दूसरा वर्टिब्रेट, कोई बर्ड या कोई वाइल्ड एनिमल इसका प्राइमरी होस्ट है, जबकि मॉस्किटो इसका सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट है। बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई is a dreadful endoparasite of man. Its adults live in lymphatic vessels and lymph nodes. ये कहाँ रहता है? तो हमारे हाथ, पैर इत्यादि के लंबे लंबे मसल्स के बीच में लिम्फेटिक वेजल्स और बड़े बड़े लिम्फेटिक नोड्स हैं। हाइड्रोसील, मेमरी ग्लैंड, यहाँ भी बड़ा बड़ा लिम्फेटिक नोड्स है। तो ये लिम्फेटिक वेजल्स और लिम्फेटिक नोड्स में जाकर रहता है। इट इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट as its life cycle involves a secondary host, the female mosquito of genus Culex aedes or Anopheles. But in India and China, Culex pipiens is blamed most, being chief vector. कई तरह के जीनस हैं ब्लड सकिंग इंसेक्ट के, जिनको हम सामान्यतः मॉस्किटो कहते हैं। इसकी फीमेल ब्लड सकिंग होती है, मेल नहीं काटता है। अब एडिस और एनोफिलीज अपेक्षाकृत साफ पानी में पलता है, जबकि क्यूलेक्स गंदी नाली, गड्ढे, तालाब, झील कहीं भी पल सकता है। इसलिए क्यूलेक्स की संख्या ज़्यादा है और यह आमतौर से हर एक घर में पाया जाता है। तो यही इसका चीफ वेक्टर और सेकेंडरी होस्ट है। बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई is largely confined to the tropical and subtropical countries of the world, such as India, West Indies, Southern China, Japan, Pacific Islands, West and Central Africa, and South America. जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन है, उसमें जाड़ा, गर्मी, बरसात अलग अलग सीजन्स हैं और जाड़े में भी काफ़ी ठंडा नहीं पड़ता है। इस कारण यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि मॉस्किटो की संख्या ज़्यादा है। वर्षा अधिक होने के कारण वाटर लॉगिंग होता है, जमे हुए पानी में मच्छर अपने अंडे देती है और वही वेक्टर का काम करती है। इसीलिए फाइलेरिया का स्प्रेड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में अधिक है वेस्टर्न कंट्रीज की अपेक्षा। इन इंडिया द पैरासाइट इज चीफली डिस्ट्रीब्यूटेड along the sea coast and Gangetic plains along the bank of big rivers. जो सी कॉस्ट है
ईस्ट वेस्ट और साउथ में है, ये वर्षा के क्षेत्र हैं। और गंगेटिक प्लेन, वर्षा के अलावे वहाँ बाढ़ की भी समस्या है, बहुत सारे वाटर बॉडी जहाँ तहाँ मिलते हैं, और ख़ासकर एग्रीकल्चर फील्ड होने के कारण जो लोग गाँव में रहते हैं उनके रहन सहन का तरीका भी शहरी लोगों की अपेक्षा डिफरेंट है। The adult worms are long, thin, hair-like, transparent and often creamy white in color. ये एकदम पतले धागे की तरह होते हैं, बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है, लगभग एक समान डायमीटर का पूरा लेंथ है, लेकिन अगला हिस्सा थोड़ा सा स्वेलन होता है और पिछला हिस्सा नुकीला। They are filiform in shape, having tapering ends. The head end terminating in a slightly rounded swelling. अगला हिस्सा थोड़ा सा गोल फूला हुआ है। Sexes are separate and sexual dimorphism is distinct. अन्य निमाटोडा की तरह मेल और फीमेल अलग अलग है, और जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं कि मेल की लंबाई फीमेल से कम होती है। अब एक इन्फेक्टेड लिम्फ को ऑपरेट करके देखा जाता है। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में तो आपको वर्म्स दिखाई पड़ेंगे। ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है कि किसी के पैर में हाथ में फाइलेरिया हो, फूली हुई जगह हो, स्वेलिंग हो गया हो, सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो गया हो, कभी कभी घाव हो गया हो, तो ऑपरेट करके एक एक वर्म को हैंड पिक किया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट है, ये लगता ही नहीं है कि कोई लाइव वर्म हो। ये इसका एडल्ट है। मेल फीमेल लगभग एक ही जैसी है, लेकिन लंबाई में थोड़ा फर्क है, और मेल का पिछला हिस्सा जैसे एस्केडिस में हल्का कर्व था, उसी तरह इसमें भी हल्का सा कर्व है। ये देखिए वर्म ऑपरेट करके निकाला गया है और एक ग्लास प्लेट में रखकर फोटोग्राफ लिया गया है। The male worm measures 2.5 to 4 centimeter in length and 0.1 millimeter in diameter. तो मुश्किल से 4 सेंटीमीटर यानी 2 इंच से भी कम लंबाई का यह मेल वर्म है। Having a ventrally curved tail end containing a number of genital papilla and 2 unequal copulatory spicules. एस्केडिस की तरह ही इसका टेल एंड कर्व है, मुड़ा हुआ है, उसमें कई सारे जेनाइटल पैपिला है, और जैसे एस्केडिस में एक जोड़ा पिनियल सीटा था, उसी तरह इसमें भी है, जिसे कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स कहा गया। द फीमेल वर्म मेजर्स 8 to 10 सेंटीमीटर। ये मेल की अपेक्षा 2-2.5 गुना ज़्यादा लंबी है, and 0.2 to 0.3 millimeter in diameter, having a narrow and abruptly pointed tail. इसका पिछला हिस्सा अचानक पतला हो जाता है, कर्व नहीं है, थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ आपको लगेगा, लेकिन गोल मुड़ा हुआ नहीं है। The female genital pore or vulva is located ventrally in the pharyngeal region, यानी अगले हिस्से में, and is provided with a pyriform oviductor. ओविजेक्टर का मतलब होता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर।
जिसकी मदद से एग्स को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस केस में यह एग रिलीज नहीं करती है, उसकी जगह पर यह लार्वा को जन्म देती है। द मेल एंड फीमेल वर्म्स रिमेन क्वाइल्ड टुगेदर। फीमेल्स आर यूजुअली मोर इन नंबर देन द मेल। यह भी एक अजीबोगरीब बात है कि इसमें फीमेल का पॉपुलेशन मेल की अपेक्षा अधिक है। लिम्फ में अक्सर ये एक दूसरे से लिपटे हुए मैटिंग करते नजर आते हैं और लगातार हर मौसम में प्रतिदिन रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इट्स माउथ इज सिंपल विदाउट लिप्स। फेरिंग्स इज डिविजिबल इनटू एन एंटेरियर मस्कुलर एंड ए पोस्टेरियर ग्लैंडुलर पार्ट। माउथ एकदम सिंपल है, इसमें कुछ शक करने के लिए लिप बना हुआ नहीं है, टीथ बना हुआ भी नहीं है। लिक्विड मीडियम में ये रहता है और लिक्विड को ही ये शक कर सकता है। टिश्यू को डायरेक्ट डैमेज करके खाने की आदत इसमें नहीं है। लेकिन इसका फेरिंग्स ज़्यादा विकसित है। अगला हिस्सा मस्कुलर पार्ट है जिससे यह सक्शन कर सकता है, और पिछला ग्लैंडुलर पार्ट है जिसमें कि सलाइवेशन होता है, सलाइवा का निर्माण होता है। द इसोफेजियल बल्ब इज नॉट फाउंड एंड द इंटेस्टाइन इज लाइक दोज ऑफ अदर निमाटोडा। इसका इसोफेगस शॉर्ट है, उसमें कोई फूला हुआ हिस्सा, बल्ब जैसा हिस्सा नहीं पाया जाता है, और स्टोमक इंटेस्टाइन का डिफ्रेंसिएशन बहुत अधिक नहीं समझ में आता है। द फीमेल गिव्स बर्थ टू द माइक्रोफिलेरियाई लार्वा इन लिम्फेटिक नोड्स एंड वेजल्स, सो इट इज ओवोविविपेरस। अंडा देने वाले को ओविपेरस, बच्चे को जन्म देने वाले को विविपेरस कहते हैं। यह एक ऐसे लार्वा को जन्म देती है जो बहुत ही कम विकसित है, तो इसलिए इसको ओवोविविपेरस कहते हैं। दीज आर वेरी एक्टिव। लार्वा की बात कही जा रही है कि दीज लार्वा आर वेरी एक्टिव एंड कैन मूव बोथ विथ एंड अगेंस्ट द ब्लड स्ट्रीम। ये लार्वा ब्लड के साथ बहते हैं। ब्लड के प्रवाह के विपरीत दिशा में उल्टी धारा में भी ये तैर सकते हैं। इस तरह ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। और तो और ये लिम्फ से निकलकर टिश्यूज को चीरते हुए ब्लड में जाते हैं और वापस भी आते हैं। यानी ये बड़े ही खतरनाक डैमेजिक लार्वा है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मेल और फीमेल का आउटलाइन बनाया गया है। बाईं ओर फीमेल वर्म है और दाहिनी ओर मेल वर्म है। तो फीमेल वर्म का पिछला हिस्सा में एनल मस्कुलेचर है और एनस है। यही एनस इस हिस्से में कर्व हिस्से में पाया जा रहा है, और जहां मैंने टिक किया वहां ग्रीन कलर से इसका कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल भी बना हुआ था। एस्केरिस की तरह ही इसमें टेस्टिस का एक सेट और ओवरी का 2 सेट होगा। टेस्टिस ओवरी दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ये दूसरा डायग्राम देखिए। सबसे आगे माउथ है, उसके बाद ये हिस्सा फेरिंग्स है। स्टोमक इंटेस्टाइन में खास डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। एनस का ओपनिंग टेल के थोड़ा पहले है। और मेल के केस में देखिए यहाँ कर्वेचर आपको दिख रहा है। कर्वेचर के अंतिम हिस्सा में यहाँ कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल बना हुआ है। द माइक्रोफिलेरियाई लार्वा
have colorless and transparent bodies with blunt anterior end and pointed tail. A microphalange measures about 29 micrometer in length and 0.6 to 0.7 micrometer in diameter. ये बहुत छोटा है, सिर्फ 29 माइक्रोमीटर लंबाई की, इसलिए आसानी से ये दिखता नहीं है और सैकड़ों हजारों की संख्या में है, इसलिए हैंडपिक करना असंभव है। द बॉडी ऑफ ए माइक्रोफाइलेरियाई is covered in a hyaline sheath followed by cuticle lined by flattened subcuticular cells or epidermis and an inner column of cytoplasm containing nuclei. एपिडर्म है, उसके बाहर एक पतला सा क्यूटिकल है और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन का बना हुआ खाली कवर या शीट है, यानी थीका है। इस थीका के कारण जब इन लार्वा का विकास होता है, ग्रोथ होता है और लंबाई बढ़ती है, तो थीका इसके ग्रोथ को रोकता है। यही कारण है कि इनमें मोल्टिंग करना पड़ता है, थीका को उतार कर तब ये लंबाई बढ़ाते हैं और फिर नए थीका का सिक्रीशन करते हैं। पूरे लाइफ टाइम में 4 बार मोल्टिंग होना यह निमाटोडा के अधिकांश वर्म का कैरेक्टर है। हाउएवर दे हैव फ्यूचर माउथ और ओरल स्टाइलेट। इन लार्वा में माउथ ओपन नहीं है, माउथ जैसी रचना है लेकिन वह ओपन नहीं है। नर्व रिंग बैंड, नेफ्रिडियोपोर, रिनेट सेल्स एंड ए डार्क कलर्ड इनर मास एंड 4 सेल्स ऑफ फ्यूचर एनस। यानी इसमें कई सारी चीज़ें नर्व रिंग बन चुकी हैं, नेफ्रिडियोपोर है, रिनेट सेल्स मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे और विशेष तरह के 4 ऐसे सेल्स हैं इसके अंदर जो एडल्ट होने पर एनस का निर्माण करेंगे। द माइक्रोफैलेरियाई डू नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट इन द ह्यूमन बॉडी unless they are taken up by their suitable secondary host, that is the female mosquito. जन्म लेने के बाद लार्वा का ज़्यादा विकास आदमी के अंदर नहीं हो सकता है। आदमी के शरीर का जो हायर टेम्परेचर है, कोई दूसरा मैमल भी हो तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, बर्ड तो और अधिक 40 डिग्री होता है। तो इस हायर टेम्परेचर को इसके ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता है, इसलिए इसको इनवर्टिब्रेट मॉस्किटो के अंदर जाना जरूरी है। इफ दीज माइक्रोफैलेरियाई आर नॉट सक्ड अप बाय द मॉस्किटो, दे डाई इन कोर्स ऑफ टाइम। देयर लाइफ स्पैन इन ह्यूमन बॉडी इज प्रोबेबली 70 डेज। मैक्सिमम 70 दिन यह लार्वा बिना मेटामॉर्फोसिस के ह्यूमन बॉडी में रह सकता है, उसके बाद इनका सेल्फ डेथ हो जाएगा। यानी कोई फैलेरिया पेशेंट किसी मच्छर को काटने से रोक दे तो ऐसी स्थिति में इसके जितने लार्वा बनेंगे वो मरते चले जाएंगे और उम्र होने पर इसके एडल्ट भी खुद मर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये लार्वा काफ़ी डैमेज करते हैं। इस फोटोग्राफ में माइक्रोफैलेरी लार्वा है जिसे जिम्सा नाम के रंग से रंगा गया है। जिम्सा न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को रंगने के लिए काफ़ी अच्छा स्टेन है। तो इसके बॉडी के अंदर बिखरे हुए जो विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे आगे आप हेड देख रहे हैं जो पॉइंटेड नहीं है, ब्रॉड और राउंड है, और सबसे पीछे इसका टेल देख रहे हैं जो कर्व भी है और पॉइंटेड भी है। ये डायग्रामेटिक है। यहाँ भी आगे की ओर
जो अगला हिस्सा है उसमें आप बॉडी शीथ देख रहे हैं, क्यूटिकल का बना हुआ, बॉडी के बाहर है, और उससे थोड़ा पीछे बंद जगह में ओरल स्टाइलेट है। पूरे बॉडी पर चूंकि एक शीथ लगा हुआ है इसलिए माउथ बाहर खुले इसकी कोई संभावना नहीं है। नर्व रिंग भी दिखलाया गया है, नेफ्रिडियोपोर और यूरिन कलेक्टिंग ब्लैडर भी दिखलाया गया है। पीछे की ओर जहाँ एनस बनना है, ये एनस की जगह है, वहाँ ये 4 विशेष तरह के बड़े बड़े सेल्स हैं। अब ये जो माइक्रोफिलेरी लार्वा है उसमें पेरियोडिकल माइग्रेशन पाया जाता है। आमतौर से अधिकांश लोग दिन में काम करते हैं और रात में आराम करते हैं, तो रात में सोई हुई अवस्था में उसका मेटाबॉलिक रेट सबसे कम होता है, एकदम बेसल मेटाबॉलिक रेट के बराबर। तो ब्लड का टेम्परेचर स्लाइटली लो हो जाता है। ऐसी स्थिति में लिम्फ से निकलकर ये लार्वा ब्लड में चले आते हैं। द माइक्रोफिलेरियाई एग्जिबिट नॉकटर्नल पेरियोडिसिटी। लिम्फ में दिन के समय रहते हैं और रात में ये ब्लड में चले आते हैं। एज दे अपीयर इन पेरिफेरल सर्कुलेशन पेरियोडिकली एट नाइट, इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग डे टाइम दे रिटायर इटसेल्फ इन द डीपर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेजन। तो दिन में ये आराम करते हैं लिम्फ में या गहराई पर के ब्लड वेजल में, और रात में ये पेरिफेरल सिस्टम में आते हैं। लेकिन वास्तव में ये दिन और रात का संबंध नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म की बात है। कोई व्यक्ति अगर नाइट ड्यूटी में रहता है और दिन में सोता है, दिन में आराम करता है, तो बॉडी टेम्परेचर दिन में घटता है, रात में नहीं। तो ऐसी स्थिति में दिन में भी ये माइग्रेट करके बाहर आ सकते हैं। हाँ, इसका चांद इत्यादि से, पूर्णिमा अमावस्या से कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर लूनर फेजेज का कोई असर नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन ये बाहर ज़्यादा आता है, ज़्यादा बुखार होता है, ज़्यादा स्वेलिंग होता है, लेकिन ये गलत धारणा है। द नॉकटर्नल पेरियोडिसिटी ऑफ माइक्रोफिलेरियाई इज वेल रिलेटेड विद द नॉकटर्नल फीडिंग हैबिट ऑफ देयर सेकेंडरी होस्ट। जो मच्छर होता है वह भी रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। लोगों का ब्लड वह रात में ज़्यादातर पीती है, यह अपने सुरक्षा के लिए करती है। और ये फाइलेरिया का लार्वा भी दिन में लिम्फ में और रात में पेरिफेरल सर्कुलेशन में रहता है। तो ये दोनों का यह अपना व्यवहार ऐसा है जिससे कि मच्छर को ब्लड के साथ लार्वा कैरी करने की सुविधा मिल जाती है। लार्वा आदमी के बॉडी से निकलकर मच्छर में जा सकता है। Wuchereria bancrofti is digenetic, that is, its life history is completed in 2 hosts. Man is the main primary host. Wild animals and birds are alternate hosts, while female mosquito, usually Culex, is the secondary or intermediate host. आदमी के बदले कोई दूसरा वर्टिब्रेट है, वाइल्ड मैमल्स हैं, डॉग है, कैट है, फॉक्स है, उनमें भी फाइलेरिया पल सकता है। बर्ड्स में तो इसकी खोज ही हुई थी। तो उनको आदमी के बदले आने वाला अल्टरनेट होस्ट बोले। और मच्छर जो इसका वेक्टर और सेकेंडरी होस्ट है, उसमें इसका लार्वल फेज गुजरेगा तो वह एक इंटरमीडिएट होस्ट हुआ। मैच्योर मेल एंड फीमेल वर्म्स कॉपुलेट इन द लिम्फ ग्लैंड ऑफ मैन वेयर दे यूजुअली लिव। जहाँ लिम्फ ग्लैंड में ये मेल फीमेल रहते हैं वहीं उनका सेक्सुअल रिलेशन होता है।
Since female worm is ovoviviparous, it delivers numerous larvae called microfilariae. तो फीमेल जो है ढेर सारे माइक्रोफिलेरियाई लार्वा को जन्म देती है। द माइक्रोफिलेरियाई आर बोर्न इन वेरी इमेच्योर स्टेज, एकदम अर्ली लार्वा के स्टेज में इसका जन्म होता है। हाउएवर दे फाइंड देयर वे इनटू द ब्लड where they can live for a considerable time without undergoing any developmental change. पहले ही हमने चर्चा किया कि शायद 70 दिन तक यह लार्वा जीवित रह सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ 18 दिन में यह लार्वा मर सकता है। तो यह लार्वा ब्लड स्ट्रीम में पड़ा रह सकता है या लिम्फ से ब्लड में रात में जाए और सुबह होकर वापस लौट जाए, लेकिन वहाँ वह डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। वह लार्वा अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके अगले स्टेज में नहीं जा पाता है। तो इस तरह नॉक्टर्नल पेरियोडिसिटी के कारण लार्वा ब्लड के साथ सक करके मच्छर के द्वारा ले लिया जाता है। द माइक्रोफिलेरियाई लार्वा after reaching in the body of secondary host undergo further development to become infective to man. मच्छर के स्टोमक में ये 2 बार मोल्टिंग करेगा, यानी तीसरा स्टेज लार्वा जब बनेगा तब वह इन्फेक्टिव होगा। Immediately after their entry in the stomach of mosquito, the sheath around their bodies are shed off, and then they penetrate the gut wall within an hour or two and migrate to the thoracic muscle. जैसे ही माइक्रोफिलेरी ब्लड के द्वारा मच्छर के स्टोमक में आता है, उसका शीथ उतर जाता है। अब यह एक्टिव लार्वा जो सेकेंड स्टेज हुआ, वह स्टोमक की दीवार को छेद करते हुए थोरैसिक मसल्स में चला आता है। अब वहाँ जाकर के वह दूसरी बार मोल्टिंग करेगा। Within 2 days, they develop short spiky tail. They measure 124 to 250 micrometer in length. इसकी लंबाई लगभग 2 गुनी हो गई and 10 to 17 micrometer in diameter. They also possess rudimentary digestive tract. सेकेंड स्टेज लार्वा के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है। These are first stage larvae. Within next 3 to 7 days, they grow rapidly and molt to become the second stage larva. They measure 225 to 330 micrometer in length and 1.5 to 3 micrometer in diameter. अब ये कहाँ पहुँच गया? तो ये पहुँच गया थोरैसिक मसल में। अब थोरैसिक मसल में जा करके यह सेकेंड मोल्टिंग करता है। फाइनली बाय 10th और 11th डे दे बिकम फुल्ली ग्रोन, मोल्ट सेकेंड टाइम एंड आर रिफर टू एज थर्ड स्टेज लार्वा। दूसरा मोल्टिंग के बाद तीसरा स्टेज बना। दे मेजर अबाउट 250 to 300 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 18 to 23 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी लंबाई में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसकी मोटाई में ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब जिस रास्ते से ये अंदर आया था प्रोबोसिस होकर, बड़ा हो जाने के कारण ये प्रोबोसिस होकर वापस नहीं लौट रहा है। यह स्टोमक की दीवार को टीयरिंग करता है, चीरता है, थोरैसिक मसल्स में प्रवेश करता है और वहाँ से फिर मसल्स को काटते चीरते हुए लेबियम में निकल जाता है। लेबियल पल्प के पास ये झूलता रहता है। दिस थर्ड स्टेज लार्वा इज इन्फेक्टिव टू मैन। दिस लार्वा आर इनएक्टिव एंड कम टू लाई इन द लेबियम ऑफ द मस्कीटो। When the mosquito bites the warm and moist skin of man, the larvae creep out of labium to the human skin. Then they penetrate into the skin
and finally come to settle down in the lymphatics. जब मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटती है या इवन पुराने फाइलेरिया पेशेंट को दोबारा काटती है तो ये लार्वा उसके स्किन पर गिर पड़ते हैं। वहाँ से वे रेंगते हुए स्किन की दीवार को पार कर फिर ब्लड में और वहाँ से धीरे धीरे ये तैरते हुए लिम्फेटिक्स में जाकर फाइनली अपने घर पहुंचकर स्थिर हो जाते हैं। Here they grow, molt twice and become fully adult and sexually mature within a period of 5 to 18 months. लिम्फ में वापस लौटने के बाद इनका तेजी से विकास होगा, लेकिन सेक्सुअली मैच्योर होने में 5 से 18 महीने तक का समय लग सकता है। 2 मोल्टिंग मॉस्किटो के अंदर हुआ था, बाकी 2 मोल्टिंग लिम्फ में वापस लौटने के बाद होता है। These sexually mature worms start reproduction to repeat the life cycle again. The lifespan of adult worm is very long, probably ranging from 5 to 10 years. ये बड़े लंबे समय तक 5 से 10 साल तक जीवित रहने वाले वर्म हैं, इसलिए इनका कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब देखिए आदमी के अंदर ये लार्वा के रूप में आए और ये लार्वा कैसे एंट्री लिया, तो मच्छर के काटने से। उसके बाद कुछ लार्वा मेल तो कुछ लार्वा फीमेल में कन्वर्ट करके एडल्ट हो गए। एडल्ट होने के बाद फिर ये रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। अब जब इनके लार्वा बनते हैं ह्यूमन बॉडी में, फिर कोई मच्छर काटती है तो ये मच्छर के स्टोमक में चला जाता है। ये लार्वा स्टोमक से पार करते हुए या सेकेंड स्टेज लार्वा थोरैसिक मसल में चला आता है। वहाँ सेकेंड मोल्टिंग के बाद तीसरा स्टेज बन जाता है। अब फिर जब यह मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो वापस ह्यूमन में पहुँच जाता है। यही ह्यूमन में लाइफ साइकिल और मॉस्किटो में लाइफ साइकिल को दोहरा कर बताया गया है। कैसे, तो ह्यूमन लिम्फ में इसके मेल और फीमेल रह रहे हैं। ये मेल है, ये फीमेल है। इन्होंने इस लार्वा को जन्म दिया जो इमैच्योर है। मच्छर के शक करने के बाद यह पहला स्टेज लार्वा मच्छर के स्टोमक में पहुंचता है, जहां मोल्टिंग करके ये सेकेंड स्टेज लार्वा बनाता है। फिर दूसरी बार मोल्टिंग करके ये सेकेंड स्टेज लार्वा थर्ड स्टेज लार्वा में बदलता है। अब यह थोरैसिक मसल को टीयरिंग करता है और जब यह मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को दोबारा काटता है तो वैसी स्थिति में फिर से ये वापस ह्यूमन में पहुंच जाता है। तो इस तरह से मच्छर के अंदर और ह्यूमन के अंदर इसका आना जाना लगा रहता है और पूरे साइकिल के लिए इसका मच्छर के बॉडी में जाना एकदम कंपलसरी है, नहीं तो लार्वा का डेवलपमेंट ह्यूमन बॉडी में नहीं हो पाता है। अब पैथोजेनिसिटी, बीमारी कैसे उत्पन्न करता है, क्या करता है ये? द पैथोजेनिक इफेक्ट सीन ड्यूरिंग फाइलेरियासिस आर कॉज्ड बाय लिविंग और डेड एडल्ट वर्म्स। मरने के बाद भी इसका बुरा असर है। ए लाइव इन्फेक्शन डज नॉट प्रोड्यूस सीरियस इफेक्ट, इट कॉजेज फैलेरियल फीवर, हेडेक एंड मेंटल डिप्रेशन। कमजोरी होती है, माथे में दर्द रहता है और जिस वक्त यह बाहर की ओर माइग्रेट करता है उस वक्त थोड़ा सा 99 to 100 फीवर भी रहता है। ड्यूरिंग हैवी इन्फेक्शन दे ब्लॉक द लिम्फेटिक वेजल्स and glands, hence accumulation of lymph causes edema। जब काफ़ी सारे एडल्ट और लार्वा जमा हो जाते हैं तो लिम्फेटिक वेजल्स ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे वहाँ पर लिम्फ जमा होने लगता है और इससे स्वेलिंग, फूल जाने की
बात दिखाई पड़ेगी, हाथ में पैर में आपको फूला हुआ दिखेगा, इसको एडिमा कहते हैं। आफ्टर इन्फेक्टिंग एपिडिडाइमिस एंड रिलेटेड एरिया दे कॉज हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल का बड़ा हो जाना कॉमन घटना है, वहाँ वह खासकर एपिडिडाइमिस के आसपास के टिश्यू को अफेक्ट करता है। द अफेक्टेड ऑर्गन्स समटाइम्स बिकम इनॉर्मसली एनलार्ज्ड, प्रोड्यूसिंग एन अगली लुक, द एलिफेंटियासिस ऑफ फीट, हैंड्स, स्क्रोटम एक्सेट्रा। अगर ठीक से इलाज नहीं हो और इन्फेक्शन हैवी हो तो पैर मोटा होते होते फूलते फूलते हाथी के पैर की तरह हो जाता है, इसीलिए एलिफेंटियासिस कहते हैं। हाइड्रोसिल भी एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है। किसी किसी फीमेल में मेमरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, वह भी फूल कर काफ़ी बड़ा हो जाता है। द इन्फेक्शन ऑफ बुचरेरिया बैंक्रप्टाई इज डायग्नोज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलेरियाई इन स्टेन्ड ब्लड स्मीयर एंड बाय द बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड को चीरकर उसके टिश्यू को निकालकर उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, जैसा कि पहला डायग्राम में आपने देखा, फोटोग्राफ था वो, कि टिश्यू के ऊपर कई सारे लार्वा दिखाई पड़ रहे थे। या ब्लड निकाल कर देखते हैं तो ब्लड में भी यह कहीं कहीं लार्वा तैरता हुआ मिल सकता है। द डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ बुचरेरिया बैंक्रप्टाई इन जनरल रिफर टू एज बुचरेरियासिस और फाइलेरियासिस। लेकिन एलिफेंटियासिस एक स्यूडोनेम है। बुचरेरिया से उत्पन्न रोग बुचरेरियासिस, इसका हाथी से, एलिफेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस तो यह एक फॉल्स नेम है। ये देखिए ब्लड के बीच किस तरह से लार्वा दिख सकता है। यह फोटोग्राफ है। यह एक आदमी देखिए किस तरह से एलिफेंटियासिस से पैर में सूजन हो गया है और जहां घाव पक कर के फट रहा है, सूजन के बाद बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी कॉमन हो जाता है, तो यह वर्म को खींचकर खुद बाहर निकाल रहा है। वास्तव में यह किसी डॉक्टर या ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा सर्जरी करके पस और वर्म को बाहर निकाला जाता है, लेकिन इससे यह नॉर्मल नहीं हो पाता है। यह टेम्पोररी रिलीफ है। अब बचाव के लिए तो आपको मच्छर से बचना पड़ेगा। जिस किसी उपाय से आप मच्छर को नियंत्रित कर सकते हो, जमे हुए पानी वाले बेकार वाटर बॉडीज को भर दिया जाए, यूजफुल वाटर बॉडीज में गम्बूसिया नाम की मछली पाली जाए या दूसरा कोई लार्विवोरस फिश पाला जाए, मेढक पाला जाए, घरों में मॉस्किटो नेट का उपयोग किया जाए तो मच्छर पर नियंत्रण संभव है। लेकिन अगर फाइलेरियासिस हो जाता है तो वैसी स्थिति में ट्रीटमेंट होगा। सबसे इफेक्टिव एकलौता दवाई है डाईइथाइल कार्बामाजाइन साइट्रेट, जो बाजार में आपको हेट्राजेन या बेनोसाइड फोर्ट या डीईसी फोर्ट के नाम से मिलता है। एक अन्य कंपाउंड एवर्मेक्टिन या एंटीहेलमिंथिक है, इसका भी उपयोग होता है। इसके अलावे आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में एंटीमनी और आर्सेनिक के बने हुए कंपाउंड का भी यूज किया जाता है, जो कि माइक्रोफिलेरी लार्वा को ब्लड सर्कुलेशन में ही नष्ट करने में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में अगला फाइलम एनेलिडा पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।